So, hello everyone, my name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from Triple IT City. मेरा ब्रांच इसी है. So, I hope कि आप सब अच्छे होंगे. हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स और हमने इसका एक सेशन ऑलरेडी कर रखा है. आज इसका दूसरा सेशन करते हैं. बेसिकली आज के सेशन में हम लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे. तो अपन क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व कर चुके थे, तो आज चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे. तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 24. लाइसीन. हमें लाइसीन दिया हुआ है, ठीक है. ये जो अपना स्ट्रक्चर है ना, इसको लाइसीन बोलते हैं. और हमें पूछा है कि इसमें क्या क्या है. इसमें लाइसीन अल्फा अमीनो एसिड है या फिर बीटा अमीनो एसिड है या फिर बेसिक अमीनो एसिड है या फिर अमीनो एसिड सिंथेसाइज इन बॉडी है. ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं. ठीक है, तो एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं. तो क्या ये अल्फा अमीनो एसिड है? एक बार इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन. CH COOH और यहाँ पे एक अमीन ग्रुप है NH2. तो अपना जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, उसके बगल वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है और उस पर अमीन ग्रुप लगाया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अल्फा अमीनो एसिड. ठीक है, तो ऑप्शन वन तो सही है, अल्फा अमीनो एसिड है. तो यहाँ पे ये बीटा अमीनो एसिड वाला ऑप्शन चला गया, ठीक है, क्योंकि अल्फा हो गया तो बीटा तो नहीं होगा. उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है? बेसिक अमीनो एसिड. तो क्या ये एसिडिक है या बेसिक है? तो हमारे पास COOH ग्रुप कितने हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं? एक. और अमीन ग्रुप कितने हैं? अमीन ग्रुप है दो. तो जब भी अमीन ग्रुप, नंबर ऑफ अमीन ग्रुप्स ग्रेटर होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा हो जाता है? बेसिक हो जाता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? बेसिक अमीनो एसिड. ठीक है, ऑप्शन टू भी सही है. उसके बाद हमें पूछा है अमीनो एसिड सिंथेसाइज्ड इन बॉडी. ये भी सही है. ये लाइसिन जो है ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है, ठीक है. तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. जो हमारी बॉडी में मतलब सिंथेसाइज होते हैं वो होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और जो नहीं सिंथेसाइज होते हैं वो क्या होते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स. ठीक है. आई होप कि क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों को क्लियर होगा. इसका ऑप्शन वन टू थ्री तीनों सही है. अल्फा अमीनो एसिड भी है, बेसिक अमीनो एसिड भी है और अमीनो एसिड सिंथेसाइज इन आवर बॉडी भी है. मतलब ये एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है. तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे. क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट एज 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर. हमें पूछा है ये जो अपने चार ऑप्शंस है, राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, इनमें से कौन कौन सा अपना 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और उसको अपन फोरेनोज भी बोलते हैं. तो अपने पास राइबोज जो है वो 5 मेंबर्ड होता है, ग्लूकोज 6 मेंबर्ड होता है, फ्रक्टोज भी अपना 5 मेंबर्ड होता है और ग्लैक्टोज वापस से 6 मेंबर्ड होता है. तो 5 मेंबर्स में क्या क्या है? ऑप्शन वन और ऑप्शन थ्री. तो क्या हो गया? राइबोज और फ्रक्टोज. ठीक है, तो बहुत ही इजी था ये तो. आई होप क्वेश्चन नंबर 25 भी क्लियर होगा आप सबको. अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे. क्वेश्चन नंबर 26 है, इन फाइब्रस प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय. कौन सा जो फोर्स होता है या फिर लिंकेज होता है जिससे अपने पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक साथ मतलब रहते हैं, ठीक है. तो वंडरवॉल फोर्स, डाइसल्फाइड लिंकेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो डाइसल्फाइड लिंकेज और हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये दोनों की वजह से ही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक साथ रहते हैं, ठीक है. आई होप कि क्वेश्चन 26 भी क्लियर होगा. इसको नोट कर लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. इन फाइब्रस प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर held together by disulfide linkage and hydrogen bonds. I hope you क्वेश्चन 26 तक क्लियर. अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्यूरिन बेसिस. हमें पूछा है इनमें से कौन कौन से प्यूरिन बेसिस होते हैं, ठीक है. तो प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड
रिंग हो, ठीक है, और रिंग के अंदर नाइट्रोजन भी होना चाहिए। तो 5 मेंबर एंड 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स एक साथ जुड़ी हो, मतलब फ्यूज टुगेदर, तो उसको क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो बस अब अपना सारे का स्ट्रक्चर अगर याद होगा तो पता चल जाएगा कौन सा प्यूरिन है और कौन सा नहीं है। तो एक काम करते हैं, सारे का स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं कौन कौन से 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग्स फ्यूज टुगेदर है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो सबसे पास है, अपने पास है ग्वानिन। तो ग्वानिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। एक काम करते हैं, सबसे पहले प्यूरिन का डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। प्यूरिन एक्चुअली में होता क्या है। Purines consists of 6 membered and 5 membered nitrogen containing rings fused together, ठीक है। तो ये होता है अपना प्यूरिन्स। अब एक एक करके सबके स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं कौन सा प्यूरिन्स है कौन सा नहीं है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं ग्वानिन। तो ग्वानिन कुछ, सो ये हो गया अपना ग्वानिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास दो रिंग है, एक अपना 5 मेंबर्ड रिंग है। ये अपना क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग, नाइट्रोजन भी है इसमें, ठीक है। तो 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। और सिमिलरली ये अपना क्या है, 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, ठीक है। 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। तो अपना दोनों कंडीशन हो गया, 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग भी और दोनों में नाइट्रोजन भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना प्यूरिन्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्यूरिन्स, प्यूरिन बेस, ठीक है। सो ऑप्शन वन तो सही है। अब देखते हैं एडिनिन का स्ट्रक्चर। सो एडिनिन बनाते हैं। सो ये हो गया अपना एडिनिन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक NH2 ग्रुप होता है। तो यहाँ पे अपना 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है जिसमें नाइट्रोजन है, और ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है जिसमें नाइट्रोजन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अपना हो जाएगा प्यूरिन बेस। तो एडिनिन जो है 5 मेंबर्ड वाला अपना कंडीशन सेटिस्फाइड है, और 6 मेंबर्ड वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्यूरिन बेस हो गया। सो ऑप्शन टू भी सही है, एडिनिन। अब देखते हैं थाइमीन और यूरासिल। सो थाइमीन अपना कुछ ऐसा दिखता है। तो ये अपना साइमीन, सॉरी, थाइमीन। यहाँ पे अपने पास एक ही रिंग है, ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें नाइट्रोजन है। तो 5 मेंबर्ड वाली कंडीशन तो अपनी सेटिस्फाई नहीं हुई, अपने पास 5 मेंबर्ड रिंग है ही नहीं, 6 मेंबर्ड रिंग है। तो क्या ये अपना प्यूरिन बेस होगा, ये अपना प्यूरिन बेस नहीं होगा। तो ये अपना क्या था, ये अपना था थाइमीन। अब देखते हैं अपना लास्ट ऑप्शन यूरासिल। तो बेसिकली यूरासिल भी एक 6 मेंबर्ड रिंग ही होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। इसको भी अपन बना ही लेते हैं। तो ये अपना यूरासिल 6 मेंबर्ड रिंग है, पर अपने पास 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन रिंग नहीं है। तो ये क्या होगा, यूरासिल अपना क्या है, प्यूरिन बेस है या नहीं है, नहीं है। तो ऑप्शन वन और टू ही सही है, ठीक है। 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू। दैट मीन्स ग्वानिन एंड एडेनिन आर प्यूरिन बेसिस। और थाइमीन और यूरासिल को क्या बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे पिरीमिडीन बेसिस, ठीक है। तो ये नोट कर लेते हैं अपन, ग्वानिन एंड एडेनिन आर प्यूरिन बेसिस एंड थाइमीन एंड यूरासिल आर पिरीमिडीन बेसिस। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 27। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे। So question 28 है, which of the following items, which of the following terms are correct about enzymes? So हमें बोला enzymes के बारे में क्या क्या सही है। तो enzymes, ऑप्शन वन है प्रोटीन, ऑप्शन टू है डाई न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन थ्री है न्यूक्लिक एसिड, और ऑप्शन फोर है बायोकैटलिस्ट। तो ऑप्शन वन और ऑप्शन फोर अपना सही है, ठीक है। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और वो एज अ बायोकैटलिस्ट एक्ट करते हैं, जो भी रिएक्शंस अपनी बॉडी में टेक प्लेस करती हैं उनके लिए।
ठीक है, तो 28 का ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 है। 2 लाइन लिख लेते हैं इसके बारे में। एंजाइम्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स and they act as a biocatalyst for the reactions taking place in our body. सो ये था क्वेश्चन नंबर 28। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 29, जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 29 क्या है? नेम द सुगर प्रेजेंट इन मिल्क, हाउ मेनी मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर प्रेजेंट इन इट, व्हाट आर सच ओलिगोसैकेराइड्स कॉल्ड। तो अपने जो ये होते हैं ना मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, इन सबको कंबाइनली अपन क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अपन क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, तो मिल्क में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? तो लैक्टोस। ठीक है, लैक्टोस प्रेजेंट होता है मिल्क में। उसके बाद अपने को दिया हाउ मेनी मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर प्रेजेंट इन इट। सो लैक्टोज में बेसिकली 2 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है ग्लैक्टोज। और इसको क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स प्रेजेंट हो, उनको क्या कहते हैं? डाइसैकेराइड्स। ठीक है, तो अपना लैक्टोज में क्या क्या है? अपना है ग्लूकोज और है ग्लैक्टोज। तो बस यही था क्वेश्चन नंबर 29। इसको नोट कर लेते हैं अपन। 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर प्रेजेंट इन लैक्टोज। कौन कौन सी? एक है अपना ग्लूकोज और दूसरा अपना क्या है? दूसरा अपना है ग्लैक्टोज। सच ओलिगोसैकेराइड्स आर कॉल्ड डाइसैकेराइड्स। सो बस इतना ही था क्वेश्चन नंबर 29 में। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? हाउ डू यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द 6 कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज इन अ स्ट्रेट चेन। सो हमें पूछा है कि ग्लूकोज जो होता है ना, उसमें 6 कार्बन होते हैं और वो सारे के सारे स्ट्रेट चेन में होते हैं। तो हम लोग इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो बेसिकली इसका एक टेस्ट होता है। अगर अपन ग्लूकोज को बहुत देर तक हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ HI एंड रेड फॉस्फोरस, तो वो एन हेक्सेन देता है। ठीक है, तो उससे ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के जो सारे कार्बन है ना, वो लीनियर चेन में है। ठीक है, तो बस यही है अपना एक्सप्लेनेशन। तो इसको अपन नोट कर लेते हैं। Glucose on prolonged heating with HI and red phosphorus gives n-hexane HI। तो ये अपना ग्लूकोज, इसको अपन ने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ HI, तो अपने को एन हेक्सेन मिलेगा। CH3 CH2 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 CH3। कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है इसमें। ठीक है, सारे के सारे कार्बन एटम्स जो है स्ट्रेट चेन में ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से। बस यही था अपना क्वेश्चन में 30th का एक्सप्लेनेशन। सो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों ग्लूकोज में सारे कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में होते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन में 30th क्लियर होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन में 31st पे। सो क्वेश्चन में 31st क्या है? इन न्यूक्लियोसाइड अ बेस इज अटैच्ड एट 1 dash position of sugar moiety. Nucleotide is formed by linking of phosphoric acid unit to the sugar unit of nucleoside. At which position of sugar unit is the phosphoric acid linked in a nucleoside to give a nucleotide? So हमें बेसिकली बोल रहा है कि आप अपने पास एक न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, उसमें अपन फॉस्फोरिक एसिड का यूनिट अटैच कर देते हैं, तो अपने को क्या मिलता है? अपने को न्यूक्लियोटाइड मिलता है। तो हमें पूछा है वो जो फॉस्फोरिक एसिड का यूनिट अटैच करना है, वो कौन से पोजीशन पे अटैच करना है ताकि हमें न्यूक्लियोटाइड मिल सके। ठीक है, तो बेसिकली वो जो पोजीशन होता है वो 5 डैश होता है। ठीक है, 5 डैश कार्बन। अपन देख लेते हैं इसको कैसे होगा। तो पहले तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अपने पास न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, उसमें अपन ऐड कर रहे हैं
फॉस्फोरिक एसिड का यूनिट। तो अपने को क्या मिल रहा है, अपने को मिल रहा है न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो हमें देखना है कौन से पोजीशन पे फॉस्फोरिक एसिड को अटैच कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये 1 डैश पोजीशन है, ये 2 डैश है, ये 3 डैश है, ये 4 डैश है, ये 5 डैश है। सो बेसिकली अपना जो फॉस्फोरस का यूनिट होता है ना, फॉस्फोरिक एसिड का, वो यहाँ पे अटैच होता है 5 डैश पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, वो पी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ। बस ये हो गया अपना क्या, न्यूक्लियोटाइड। दैट्स इट। सो आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। फॉस्फोरिक एसिड unit is linked preferably at 5 dash position of sugar moiety of a nucleoside of a nucleotide. सो दैट्स इट, ये था क्वेश्चन नंबर 31। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, नेम द लिंकेज कनेक्टिंग मोनोसैकेराइड यूनिट्स इन पॉलीसैकेराइड्स। सो हमें बोला है कोई एक पॉलीसैकेराइड है ना, उसमें मोनोसैकेराइड्स आपस में लिंक्ड होते हैं, वो कौन से लिंकेज की वजह से होते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एज सिंपल एज दैट। द मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर लिंक्ड थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन अ पॉलीसैकेराइड। सो बस यही था अपना क्वेश्चन 32। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 33 पे। सो क्वेश्चन नंबर 33 है, अंडर व्हाट कंडीशंस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोनिक एंड सैक्रिक एसिड। तो मैं पूछा है ग्लूकोज को अपन ग्लूकोनिक एसिड में भी कन्वर्ट करते हैं और सैकेरिक एसिड में भी कन्वर्ट करते हैं, तो कंडीशंस क्या क्या होते हैं। सो बेसिकली ग्लूकोज को अपन जब ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं, और जब सैकेरिक एसिड में कन्वर्ट करना होता है तो अपन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ब्रोमीन वाटर और यहाँ पे अपन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड करते हैं। तो यही डिफरेंस है दोनों में, और अपन को दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर मिलता है। एक मिलता है ग्लूकोनिक एसिड और एक मिलता है सैकेरिक एसिड। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोनिक एसिड बाय एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। और अपना दूसरा क्या पॉइंट है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू सैकेरिक एसिड बाय एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। सो अपन दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। सो ये अपना क्या है, ये अपना है ग्लूकोज, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन ऐड किया, और यहाँ पे अपन +3 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड किया, और क्या ऐड किया, ब्रोमीन वाटर ऐड किया। तो ये अपने को क्या मिलेगा, ये अपने को मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, COOH, CHOH4 और CH2OH। ये क्या हो गया, ये हो गया अपना ग्लूकोनिक एसिड। और RHS में अपने को क्या चाहिए, RHS में अपने को चाहिए सैकेरिक एसिड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH, CHOH4 और COOH। सो ये हो गया सैकेरिक एसिड। सो बेसिकली दोनों के स्ट्रक्चर में ये वाला टर्म ही अलग है। ठीक है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर क्या है अपना सेम है। सो आई होप कि आपको क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 33। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, मोनोसैकेराइड्स कंटेन कार्बोनिल ग्रुप हेंस आर क्लासिफाइड एज एल्डोज और कीटोज। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक है। अगर अपने पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको एल्डोज बोलेंगे, और कीटोन ग्रुप है तो उसको कीटोज बोलेंगे। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स आर आल्सो कंसीडर्ड फॉर क्लासिफिकेशन। हाँ, कितने कार्बन एटम्स है उसको भी अपन यूज करते हैं क्लासिफाई करने के लिए। अगर 5 है तो पेंटोज हो जाएगा, 6 है तो हेक्सोज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। तो हमें पूछा इन विच क्लास ऑफ मोनोसैकेराइड विल यू प्लेस फ्रक्टोज। सो हमें फ्रक्टोज को पूछा है कौन से क्लास में आएगा। सो फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। सो अपने पास फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है,
और इसमें क्या होता है, इसमें 6 contains 6 कार्बन एटम्स एंड कीटो ग्रुप। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कीटो हेक्सोस। सो अपन एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। सो ये है CH2OH। उसके बाद यहाँ पे अपना कीटोन ग्रुप होता है। फिर ये अपना OH, ये हो गया OH, ये हो गया H, ये हो गया H। ये अपना हो गया D- फ्रक्टोज। बस यही था अपना क्वेश्चन नंबर 34। अब चलते क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन 35 क्या है, द लेटर D और L बिफोर द नेम ऑफ अ स्टीरियो आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड इंडिकेट द कोरिलेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर। सो हमें पूछा है कि हमें बता रहा है कि डी और एल ऐड करने से हमें पता चलता है कि उस कंपाउंड का, उस स्टीरियो आइसोमर का क्या वो रिलेशन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर से। दिस रिफर टू देयर रिलेशन विद वन ऑफ द आइसोमर्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड, ठीक है। प्रेडिक्ट वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें बताना है जो अपने ये कंपाउंड है ये अपना, इस ये डी कॉन्फ़िगरेशन का है या फिर एल कॉन्फ़िगरेशन का है। सो अपना बेसिक सा रूल होता है अपना, जो C5 कार्बन होता है ना, C5 बेसिकली C5 हमेशा नहीं होता है। लास्ट अपना जो होता है ना, उसके एक पहले, लाइक ये अपना लास्ट है, तो इसके एक पहले वाला कायरल कार्बन, ये वाला, इसको कंसीडर करना होता है हमेशा, ठीक है। और इस पे देखना होता है कि जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर राइट हैंड साइड में होता है तो उसको बोलते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन, और लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो उसको बोलते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन। सो बस, सो अपना क्या हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, सिंस द OH ग्रुप एट द पेनुल्टीमेट कायरल कार्बन, उस पोजीशन को बोलते हैं पेनुल्टीमेट। That is last but one, or C5 is towards left. Therefore, the given configuration is L configuration. So ये था अपना क्वेश्चन नंबर 35। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 36 पे। सो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, एल्डोपेंटोस नेम्ड एज राइबोज एंड 2 deoxyribose are found in nucleic acid. What is their relative configurations? सो हमें पूछा है राइबोज और 2 deoxyribose, इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन डी होता है, ठीक है। तो इसको सिंपली नोट कर लेते हैं, राइबोज एंड 2 deoxyribose बोथ हैव डी कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, हमने ऑलरेडी देख रखा है कि एल और डी कॉन्फ़िगरेशन को कैसे पहचानते हैं। तो ये क्या हो गया, ये डी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 36। अब चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे। सो क्वेश्चन 37 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विच शुगर इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, व्हाई इज इट कॉल्ड सो। सो किस कौन से शुगर को इन्वर्ट शुगर बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। सो बेसिकली जो अपना सुक्रोज होता है ना, उसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस से पहले वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और हाइड्रोलिसिस के बाद वो हो जाता है लीवो रोटेटरी। तो उसका पूरा चेंज होने की वजह से उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ही, जैसे हाइड्रोलिसिस के पहले क्या होता है, सुक्रोज होता है वो अपना डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या होता है, जो अपना D+ ग्लूकोज होता है ना, उसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है एज कम्पेयर टू D- फ्रक्टोज का, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस के बाद ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी क्या होता है, अपना जो D- का कॉन्सेंट्रेशन है वो
ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू D+। ठीक है, तो बस इसकी वजह से इसको बोलते हैं इनवर्ट शुगर। सो इसको अच्छे से लिखेंगे इसका आंसर अपन। सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। द शुगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर बीट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन एंड स्वीट सब्सटेंस। ये थोड़ी सी फीचर्स बता रहा है जो अपना रॉ शुगर होता है उसका। इज अ कलरलेस crystalline and sweet substance. It is very soluble in water and its aqueous solution is dextrorotatory, having alpha D is equal to plus 66.5 degree. ठीक है, इट इज वेरी soluble in water and its aqueous solution is, जैसा कि मैंने बताया है, हाइड्रोलिसिस करने से पहले ये क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, having alpha D is equal to plus 66.5। ठीक है, अब इसका जब अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं विथ डाइल्यूट एसिड्स और कुछ एंजाइम्स, जैसे कि बेसिकली अपन इन्वर्टेज को यूज करते हैं। ठीक है, इन्वर्टेज एक तरह का एंजाइम होता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो अपना डेक्स्ट्रोरोटेटरी है ना, वो लीवर रोटेटरी में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी वजह से इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। ठीक है, सो ऑन हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट एसिड्स और एंजाइम्स और एंजाइम इन्वर्टेज, केन शुगर gives equimolar mixture of D plus glucose and D minus fructose. So sucrose is dextrorotatory, but after hydrolysis gives dextrorotatory glucose and levorotatory fructose। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि अपना जो D माइनस फ्रक्टोज होता है ना, has a greater specific rotation than D plus glucose, has a greater specific rotation than D plus glucose. Therefore, the resultant solution is laboratory in nature। ठीक है, therefore the resultant solution is laboratory in nature with specific rotation of minus 39.9 degree. Since there is change in the sign of rotation from dextro to levo, the reaction is called inversion reaction and the mixture is called invert sugar। ठीक है, therefore the reaction is called inversion reaction and the sugar is called invert sugar। invert sugar। सो आई होप कि आप सबको क्लियर होगा ये। अपन एक रिएक्शन भी लिख लेते हैं इसका। अपने पास है सुक्रोज C12H22O11। इसको अपन ने किया हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइज किया, तो अपने को मिलेगा ग्लूकोज C6H12O6, हो गया D प्लस ग्लूकोज। और इसका अल्फा डी कितना है, प्लस 52.5 डिग्री। और साथ में अपने को क्या मिलेगा, ग्लूकोज के, ग्लूकोज के साथ में अपने को मिलेगा फ्रक्टोज। इसका भी फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, पर इसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, नेगेटिव D माइनस फ्रक्टोज। और इसका अल्फा डी कितना होता है, माइनस 92.4 डिग्री। ठीक है, तो अपना नेट अल्फा डी कितना हो गया, नेट स्पेसिफिक रोटेशन कितना हो गया, नेट स्पेसिफिक रोटेशन हो गया अपना माइनस 92.4 डिग्री प्लस 52.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस 39.9 डिग्री। और ये क्या हो गया, ये हो गया लीवो रोटेटरी। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 37 भी आप सबको क्लियर होगा।
अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो क्वेश्चन 38 क्या है? अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप। विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोटीन्स। तो मैं बोल रहा है कि अमीनो एसिड्स को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा चार तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। किस पे डिपेंड करता है? ये रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, दोनों के रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि अपना अमीनो एसिड अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा या डेल्टा होगा। तो मैं पूछा है पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन से टाइप का अमीनो एसिड्स होता है। तो एक बार उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद अपन डिसाइड कर लेंगे। सो ये होता है RCH NH2COOH। तो ये अपना कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये अपना अमीनो एसिड ग्रुप है। तो ये दोनों का रिलेटिव पोजीशन क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप के बगल वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन पे ही अटैच है अमीनो ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा अमीनो एसिड। बस यही है इसका सॉल्यूशन। सो अल्फा अमीनो एसिड्स फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोटीन्स। सो ये था क्वेश्चन नंबर 38। अब चलते क्वेश्चन नंबर 39 पे। सो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? Alpha helix is a secondary structure of proteins formed by twisting of polypeptide chain into right-handed screw-like structure. Which type of interactions are responsible for making the alpha helix structure stable? तो मैं पूछा अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्टेबल कौन से बॉन्डिंग की वजह से होता है? तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है अपना। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बिटवीन अमीनो ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, उसकी वजह से जो अपना अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होता है। तो सिंपल है, इसको लिख लेते हैं। इन अ हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज स्टेबलाइज्ड a polypeptide chain is stabilized by the formation of intramolecular H bonding between NH group of amino acids and between NH group of amino acids in one turn with the carbonyl groups of amino acid belonging to adjacent turn। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप लोग नोट कर लीजिए। एक पॉइंट ये होता है कि अपना जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, और ये जो अपना अमीनो ग्रुप होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो ये अगर nth अमीनो एसिड है तो ये nth प्लस फोर्थ अमीनो एसिड होता है। ठीक है, ये कभी कभी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बस यही था क्वेश्चन नंबर 39। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट हुआ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 40 पे। So question number 40th is some enzymes are named after the reaction where they are used. What name is given to the class of enzymes which catalyze the oxidation of one substrate with simultaneous reaction of another substrate? So हमें बोल रहा है कुछ कुछ एंजाइम का नाम देते हैं वो जिस रिएक्शन में यूज होता है ना उसके अकॉर्डिंग। तो हमें पूछा है what name is given to the class of enzymes which catalyze the oxidation of one substrate with simultaneous reduction of another substrate। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एंजाइम ऑक्सीडो रेड्यूकेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो कुछ ऐसा नाम होता है जो दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है, तो उसका क्या नेम होता है? उसका नेम होता है एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेस। ये ऑक्सीडो वाला टर्म आ गया ऑक्सीडेशन के लिए, और रिडक्ट वाला टर्म आ गया रिडक्शन के लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 40th। हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर लिया है और आज के सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं।
अपन नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 41 से प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू।